रहीम। हमारा वेल्थ स्टेटमेंट एक छोटा सा टॉपिक रहता था, जो कि हमने वेल्थ स्टेटमेंट तो पढ़ ली थी कि वेल्थ स्टेटमेंट होती है, जहाँ हम रिटर्न्स और वो वाले चैप्टर पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ एक दफ़ा आई कैप की हिस्ट्री में एक न्यूमेरिक भी आया हुआ है इसमें से, जहाँ के वेल्थ स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। वेल्थ स्टेटमेंट एक बड़ा सादा सा डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहरहाल एज अ टॉपिक हमें इसे कहीं पर देखने की ज़रूरत है कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने ये नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं। प्रिपरेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपका एक जो सवाल होगा ना, वो सवाल ऐसे होगा कि आपको एक ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट गिवन होगी, ओपनिंग एसेट्स गिवन होंगे, यानी पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट होगी। ठीक है ना। जैसे हम अगर 2024 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो 2023 की वेल्थ स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है ना। द वेल्थ स्टेटमेंट इज एसेंशियली अ बैलेंस शीट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये असल में इंडिविजुअल की बैलेंस शीट है। जी आप साहब, जाहिर है बिठाना ही तो, टाइम पे ही बिठाया, पहले तो नहीं था। अब क्लास जो कंसेक्टिव हो गई है, तो आप ऐसा करें, नहीं आप दे दें बच्चों को, देते जाए, मैं पढ़ाता जाता। ठीक है ना, खामोशी से करते जाएं। बेटा वो पास ले लें आप लोग नाश्ते के। अच्छा जी, वेल्थ स्टेटमेंट इज एसेंशियली बैलेंस शीट ऑफ एन इंडिविजुअल which include personal assets and liabilities on a given date। आपको पता है वेल्थ स्टेटमेंट हम किस तारीख की बना रहे होंगे? जाहिर है 30 बना रहे होंगे, लाइक 2024 की बना रहे होंगे। इस तारीख पर किसी शख्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं, जिन्होंने बिला में ले लिया, मैंने ले लिया, बिला में नहीं दी। अच्छा ठीक हो गया, क्रैश वाले बच्चे बैठे हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, which include personal assets and liabilities on a given date. It does not reflect business asset and liabilities, but the net equity of the business. अब ये वाली लाइन समझनी है। एक शख्स के जो एसेट्स हैं, जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल में क्या आ रही होंगी? लैंड, बिल्डिंग, गाड़ियां, ज्वेलरी, फला सारे एसेट्स आ रहे होंगे ना। वो कह रहा है वेल्थ स्टेटमेंट में ये सारे एसेट्स आएंगे, जो बिजनेस एसेट्स हैं वो नहीं आ रहे होंगे। यानी जो बिजनेस की चीजें, अगर एक जगह इसने पार्टनरशिप की हुई है या ये किसी कंपनी का मालिक है, तो वहां भी जो पैसा लगा है उससे जो एसेट आए हैं वो हैं तो इसके, लेकिन वो कहते हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि उसकी जगह क्या आएगा? नेट इक्विटी आएगी। नेट इक्विटी इन द बिजनेस जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट में चली जाएगी। ठीक होगी। पर्सनल एसेट सारे उठा लेंगे हम एज इट इज। एसेट एबिलिटी इंक्लूड कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, लोन, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी इसके अंदर। क्लियर होगी बात जी। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर कैश एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। वो कहते हैं भाई कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से शुरू करें, यानी कहां से? वो जो ओपनिंग हमें पिछले साल की 30/6/2023 की वेल्थ स्टेटमेंट अवेलेबल होगी, इससे एक ओपनिंग बैलेंस ले लें, कैश का भी और बैंक का भी। इसमें ऐड करें, क्या ऐड करें? ऐड कैश एंड कैश आउटफ्लो, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। ठीक होगी ना बात? एफ में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, बात फिर तो काम ठीक होगा। अच्छा, तीसरा आ गया कैलकुलेट नेट वेल्थ। आफ्टर टेकिंग कैश एंड बैंक रिकंसिलिएशन फिगर, द वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर इज, पर्सन कैन इजीली कैलकुलेट फिगर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन दी वेल्थ। अब वो इंक्रीज डिक्रीज हमने कैलकुलेट करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। नाउ एक और छोटी सी बात, कई दफा आप ये ना, आप जैसे आजकल इलेक्शन में हम पॉलिटिकली भी, पॉलिटिसाइज भी इन बातों को कर रहे होते हैं। एक उसूल है कि जो कैंडिडेट होगा वो अपने एसेट डिक्लेयर करेगा। ठीक है ना।
अब कैंडिडेट ने ऐसे डिक्लेयर किया तो हम कहते हैं लो जनाब इन्होंने ज़मीन इतने की डिक्लेयर की हुई है। नहीं, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ कानून में लिखा हुआ है कि एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखने हैं। अब एक चीज़ की हिस्टोरिकल कॉस्ट एक शख्स ने जब खरीदी थी, मसलन खान साहब ने जब बनी गाला ख़रीदा था तो वो तो उस वक़्त तो एक वीरान जंगल था, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं था। अब बनी गाला की जो कॉस्ट वेल्थ स्टेटमेंट में आएगी, उसके जितने अपोनेंट लोग हैं वो कहेंगे देखा जी ये देखो मजाक आपको एक दिखाएं जी, ये जी 200 रुपये मरला जगह है जी, 500 रुपये 5000 रुपये मरला है। भाई ऐसे ही थी, जो उस वक़्त की कॉस्ट थी उसके ऊपर डिक्लेयर करनी है। आज की मार्केट वैल्यू पर डिक्लेयर नहीं करनी, सारी चीज़ें किस पर डिक्लेयर करनी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डिक्लेयर करनी है। किसी के पास पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है, उस वक़्त गोल्ड 5000 6000 रुपये तोला था, तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में 5000 तोला ही आ रहा होगा, लेकिन अवाम में नफरत और वो फैलाने के लिए कोई कहेगा देखा जनाब इन्हें 5000 रुपये तोला सोना मिलता है, सोना तो 2.5 लाख रुपए तोला। नहीं नहीं भाई, उसूल ही है, जिसने जब खरीदा है उस वो वाला रेट उसने मेंशन करना है। जाहिर है वेल्थ स्टेटमेंट हर साल की चल रही होगी ना, ये तो एक रिकॉर्ड में चीज़ आ रही होगी, एफबीआर के पास भी रिकॉर्ड में होगी ना चीज़ें, तो कि मैंने 2009 में क्या डिक्लेयर किया था, ये एफबीआर की वेबसाइट पर हमेशा के लिए सेफ है, ठीक है ना। तो इसी तरह ही चल रहा होगा। फिर हमने ये पढ़ा था जब वहाँ सेक्शन पढ़ रहे थे कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट में कोई ओमिशन हो जाए, एरर हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो क्या इसको रिवाइज किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ नेसेसरी एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द वेल्थ स्टेटमेंट दे कैन बी रिवाइज इट बाय इंटीमेशन टू द कमिश्नर। कमिश्नर को इंटीमेट करने के बाद ये काम होगा। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमने टेकअप की हुई हैं। अब सिर्फ एक सवाल हमने यहाँ देखना है, एंड दैट रिलेट्स टू हाउ टू प्रिपेयर वेल्थ स्टेटमेंट। अब ये आप अपने पास ओपन कर लें जरा क्वेश्चन उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर हम इसको थोड़ा सा टेकअप कर लेते हैं। दैट्स इट। ये उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। गुड, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और यार हम सही पढ़ाने की कोशिश ना कर लें, नाश्ते की बेस पे बैठे। अच्छा जी, मिस्टर नदीम हैज फाइल्ड द फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2022। ये सवाल जब भी आएगा ऐसे ही होगा कि एक हमारे पास पिछले साल की जो वेल्थ स्टेटमेंट हमने सबमिट करवाई होगी ना, वो हमें गिवन होगी। इससे फायदा होगा, हमें फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन तो यहीं से ही मिल गया, हमने सिर्फ इसमें फिगर को रिवाइज कर लेना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। प्लॉट एट DHA लाहौर 3.5 मिलियन, कैपिटल इन ABC एंड को 2.5 मिलियन, ज्वेलरी 500,000, शेयर इन XYZ लिमिटेड 100,000 1 मिलियन, कैश 1.5 मिलियन, बैंक 2 मिलियन, टोटल आ गया 11.11 मिलियन। लोन लिया हुआ है 1 मिलियन का, इसकी मतलब है नेट वेल्थ इस शख्स की कितनी है? 10 मिलियन। एक वक्त तो वो भी था कि जब मुल्क में वेल्थ टैक्स लगता था, ठीक है ना, तो फिर इस फिगर के ऊपर वेल्थ टैक्स लगा करता था। लेकिन फिर हमारे मुल्क से मुशर्रफ दौर में आकर इन्होंने वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया। अब वेल्थ के ऊपर टैक्स कोई नहीं अलग से। हाँ, वेल्थ स्टेटमेंट अभी भी फाइल करनी है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर किसी शख्स की इस साल वेल्थ, मतलब इस साल इस शख्स की वेल्थ कितनी थी? 10 मिलियन। ये अगले साल वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करवाता है। अगला साल कौन सा आएगा? 30/6/2023, और इसकी नेट वेल्थ आ जाती है 15 मिलियन फर्ज करें। इसका मतलब है इस साल इसकी वेल्थ में क्या इजाफा हुआ है? 5 मिलियन। इसका मतलब है हम इसका 5 मिलियन का हिसाब किताब चाहता है एफबीआर कि ये बताए भाई 5 मिलियन कहाँ से आया। या तो ये साबित करे कि भाई ये मेरी इनकम थी, ये मेरा बिजनेस था, ये मेरा प्रॉफिट था इस साल का, इससे मेरी वेल्थ में इजाफा हुआ है, यानी इसे एक्सप्लेन करे। वो जो एक लफ्ज़ आप सुनते हैं ना, एसेट बियॉन्ड मीन्स, यानी इसके एसेट्स में 5 मिलियन का इजाफा हुआ है। अब ये उसके जराए बताए कि भाई मैंने बिजनेस किया था, ये मेरी सैलरी आ रही थी, फलां चीज़ मैंने बेची थी, उस पर इतना प्रॉफिट, अगर तो जस्टिफाई कर दे तो ओके ठीक हो गया।
और अगर फर्ज किया इस 5 मिलियन की इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अब इस वेल्थ स्टेटमेंट का हमारे पास सिर्फ एक फायदा है। हम कहते हैं अच्छा यार ये 5 मिलियन इसका मतलब है इसने कहीं से कमाए हैं जिस पे टैक्स नहीं दिया, हम 5 मिलियन को इनकम ट्रीट करके इस पर टैक्स लगा देंगे। अगर वेल्थ स्टेटमेंट में होने वाले नेट वेल्थ के इजाफे को आप जस्टिफाई ना कर सकें कि ये इजाफा कहां से हुआ है, तो फिर आपकी इसको हम क्या कर लेंगे, इनकम तस्वुर कर लेंगे और इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अब वेल्थ स्टेटमेंट का सिर्फ ये पर्पज रह गया है कि ताकि आपके एसेट्स जो है अगर आपने कोई डिक्लेयर नहीं किए हुए उनको पकड़ने का जरिया जो है वो यहां से हमें मिल जाया करेगा। क्लियर हो गई बात? ये समझ लें, आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इस्तेमाल करें तो ये ट्रायल बैलेंस है और फिर ये एडजस्टमेंट्स है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज provided. Number 1, he earned salary income 1.2 million and paid tax. इसका मतलब है 12 लाख की इनकम का इसके पास सोर्स आ गया ना, जो नेट वेल्थ में इजाफा हो रहा है उसका 12 लाख रुपए का एक किसके पास सोर्स आ गया। नंबर 2, he sold share of 200,000 for a consideration of 3,50,000. वो कह रहा है 2 लाख वाले शेयर जो हैं इसने 3.5 लाख के बेच दिए हैं। इसका मतलब है कैश का सोर्स आ गया 3.5 लाख और इनकम में वेल्थ में इजाफा हो गया कितना, 1.5 लाख। ये भी इसके पास सोर्स आ गया जस्टिफाई करने का। ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन, जो इसने कोई लोन लिया हुआ था 10 मिलियन का, उसमें से 5 लाख इसने वापस कर दिए। इसका मतलब है क्लोजिंग लोन 5 लाख बच गया और ये एक कैश हमारा एडजस्टमेंट हमें नजर आ रही है। His household expenses aggregate 8.5 लाख रुपया इसका साल का खर्चा था। ठीक है ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर, यानी जो इसने कमाई शो करे तो उसमें से कुछ खर्चे भी तो माइनस होंगे ना, ये वो खर्चे माइनस हो जाएंगे। रिमेनिंग इंक्रीज इन वेल्थ में जा सकता है ना, ये तो इसने खर्च कर दिया है। अब इन खर्चों को गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही होती है, इनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रही होती है। इसके लिए कहते हैं भाई आप बच्चों के फीसिस की वो दें, वो मेडिकल अलाउंसेस की वो दें, फुला दें, ये ऑनलाइन आपकी शॉपिंग हो रही हो तो वहाँ CNIC नंबर दें, ताकि ये सारी चीज़ें, ये वाले एक्सपेंसेस किसी हद तक क्या किए जा सकें, एवेल्यूएट किए जा सकें। मोटे मोटे बिजली के बिल, ये कुछ चीज़ें तो पता चलेंगी ना। वो सारी पेमेंट जो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करेंगे वो भी पता चल रही होंगे। ठीक है ना। ही हैज़ गिवन गिफ्ट 400,000 to his brother Kamran through cross check. He has earned profit on ABC and Co 4,50,000. He is drawing from the firm during the year 2,75,000. इसका मतलब है बाकी जो अर्निंग है वो भी उधर ही पड़ी है। हमने क्योंकि नेट वो निकालनी है ना, नेट इक्विटी निकालनी है ना किसी भी बिजनेस में, वहां ये ट्रांजैक्शन हमारे काम आएगी। अब क्योंकि आप कैश फ्लो पढ़ चुके हैं तो कोई बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ ट्रिकी बात नहीं है। He purchased a new plot at EME Society for total consideration 2 million payable in 20 installment. During the year he paid 700,000 in installment. अभी सारे पैसे नहीं गए हैं। इसका मतलब है ये जो EME वाला प्लॉट है इसकी वैल्यू हम क्या डिक्लेयर करेंगे, 7 लाख ही अभी पैसे गए ना, तो 7 लाख ही शो करेंगे, बाकी तो अभी पैसे जाने हैं। At 30th June 2023, market value of jewelry was 800,000. वो कहते हैं इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, मार्केट वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिवाय इसके कि सियासतदानों को जलील करना है तो कहें कि लो जी 8 लाख वाला सोना इसे इतने का मिला हुआ, बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसूल क्या है, सारी चीजें किस पर आनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। On 30th June his bank balance was 4,75,000 required. Prepare wealth reconciliation statement and wealth statement for। अब दो चीजें अलग अलग हैं, एक है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट का मतलब है ये डॉक्यूमेंट तैयार करना, दिस वन। वेल्थ रिकंसिलिएशन का मतलब है जो इंक्रीज इन वेल्थ हुई है उसको जस्टिफाई करना, वो पैसे कहां से आए। बात समझ आ रही? अच्छा जनाब, ना वही 2-3 पॉइंट जो भी हम पढ़कर गए हैं उसी से चलते हैं। आइडेंटिफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो हमने सवाल में से आइडेंटिफाई कर लिया क्या क्या एसेट्स हैं जी इसके, ऐसे एग्जाम्पलीफाई करने के लिए। एक DHA का प्लॉट है, कैपिटल इन ABC है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, कैश है, बैंक में पैसे पड़े हैं,
कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, इसने पर्सनल लोन लिया हुआ है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार ये काम हो रहा है। फिर हमने कैश कैलकुलेट करना है, कैसे ओपनिंग लेकर इनफ्लोज डालने हैं, आउटफ्लोज माइनस करने हैं, हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड बैंक आ जाएगा। नेट वेल्थ कैलकुलेट करनी है और फिर वेल्थ रिकंसिलिएशन करनी है, यही काम करने हैं ना। देखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन एबीसी। अब ये वर्किंग नोट बन रहे हैं आपके। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में ओपनिंग कितना था 2.5 मिलियन। उधर से सवाल ओपन कर लेना, एडजस्टमेंट वाली स्लाइड ओपन कर लें। फर्म ने पैसे कितने कमाए हैं इस साल, एड प्रॉफिट 4.5 लाख। ड्राइंग कितनी होगी हमारी 2 लाख। इसका मतलब है जो फर्म का कैपिटल था वो कितना रह गया 26,75,000। नेट कैपिटल कैसे निकला, इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश एंड बैंक। कैसे चलना है, ओपनिंग कैश लेना है, कैश भी लेने और बैंक भी लेना, प्लस इनफ्लोज देखना है, कैश इनफ्लो देखना है और आउटफ्लो देखना है। ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना पड़ा हुआ था जी 35 लाख रुपया। एडजस्टमेंट्स में तो देख लें, ठीक है ना, 35 लाख पड़ा हुआ था। इनफ्लोज कहाँ से आए हैं, 12 लाख की सैलरी आई है, 3.5 लाख रुपए के शेयर बेचे हैं और 2,75,000 की ड्राइंग हुई है। ये कैश के इनफ्लोज हैं हमारे। ऐसे ही है ना, सवाल को देखें, सवाल को देखें, हमारे पास कैश के इनफ्लोज कहाँ से आए हैं। 12 लाख की सैलरी हमें मिली है, 3 लाख रुपया शेयर बेचे हैं, 2.75 हमने ड्राइंग की है, ये इनफ्लोज है। आउटफ्लोज क्या हुए हैं, एक हमने सैलरी का टैक्स दिया 1 लाख रुपया, एक हमने 8.5 लाख रुपए के हाउस होल्ड एक्सपेंसिस किए हैं, एक हमने 4 लाख रुपया गिफ्ट किया है ब्रदर को, और एक प्रॉफिट हमने एबीसी कंपनी ने पे किया 40 लाख रुपए, 40,000 रुपए का, और एक हमने इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं प्लॉट की 7 लाख रुपए, कैश फ्लो वाले लोग। एक हमने लोन वापस किया 5 लाख रुपया। इसका मतलब है भाई सीधा सीधा हम बना लें, ओपनिंग कैश कितना था वो माइनस कर दें तो हमारे पास कैश एंड बैंक इकट्ठी फिगर आ रही है 27,35,000 है। उसमें से उसने क्लोजिंग कैश आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग बैंक दिया हुआ है कितना। इसका मतलब है बाकी सारा कैश इन हैंड पड़ा है जी। क्या ये भी तो कैश फ्लो के तरह पे है, शेयर बिके हैं, गया तो कुछ नहीं है, वो तो एसेट में देखेंगे ना, जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे वहां गया है। ये तो सिर्फ कैश का अकाउंट है ना, ये तो कैश एंड बैंक की बात हो रही है। वहां तो कुछ हमारे हाथ से कैश की शक्ल में तो कुछ नहीं गया, शेयर गए हैं 3.5 लाख हमारे पास कैश आया, तो अभी वो तो बात उधर बैलेंस शीट जब बनाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट वहां देखेंगे। ये तो सिर्फ कैश की बातें हो रही है, ठीक है ना, ये सिर्फ कैश की बातें हो रही है। आप समझे, कैश का टी अकाउंट बना हुआ है, अकाउंटिंग की टर्म में नवीसा वाले स्टाइल में करेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा कि यहाँ आपने ओपनिंग कैश और बैंक डाल दिया, यहाँ जहाँ से कैश आया है कैश 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 एंड बैंक, और जो जो गया है वो यहाँ गया, ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है ना। 27,35,000, 27,35,000 नहीं, ऐड है, ऐड है, ये सारा कुछ इसमें शामिल। 4 - 75 करके बाकी कैश इन हैंड निकल आया, क्योंकि हमने ओपनिंग दोनों लिए हुए ना, बैंक भी लिया हुआ और कैश भी लिया। अच्छा, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये पता नहीं बैंक में आया कहाँ से आया। हमने देखा कैश इंपैक्ट आया, हो सकता है जब हमने 3.5 लाख रुपए के शेयर बेचे हों तो हमें क्रॉस चेक से पेमेंट हुई हो। नहीं, हमने दोनों को इकट्ठा ही कंसिडर कर लिया है और ऐसे ही देखते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ कैश मूवमेंट में इंटरेस्टेड है। हो सकता है ये सारी ट्रांजैक्शन, हाँ अल्टीमेटली क्योंकि बैंक में कितना पड़ा है 4.75, इसका मतलब है ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में ही हुई है, बाकी हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है। बैंक और कैश इन हैंड मिला के 27,35,000 पड़ा है, और फिर उसने बताया बैंक में 4,75,000 पड़े, इसका मतलब है बाकी
कैश पड़ा हुआ। क्लियर होगी बात जी? एक अहम वर्किंग होगी हमारी। फिर रह गया जी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये बाद में बनाते हैं, पहले वेल्थ स्टेटमेंट पर बात आते हैं। अब वेल्थ स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं करना आपने, वही फॉर्मेट आपके पास मौजूद था। अगर कोई एसेट डिलीट हो गया है तो उसको माइनस कर दें, कोई ऐड हुआ है तो ऐड कर लेते हैं। जैसे डीएचए का प्लॉट हमने नहीं छेड़ा, वो वहीं पड़ा हुआ है। पिछले साल भी 35 लाख 3.5 मिलियन का 3.5 करोड़ का था। अब हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ हो गई हो, लेकिन ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही आएगा। ठीक है ना? फिर आ गया हमारे पास कैपिटल इन एबीसी। यहां हमने नेट कैपिटल लेना था, वो हमने 2675 कैलकुलेट कर लिया हुआ। कैसे कैलकुलेट किया? ओपनिंग जमा ये माइनस ड्राइंग करके ऐसे कैलकुलेट किया। एडवांस फॉर प्लॉट इन ईएमई 7 लाख रुपया। ज्वेलरी कोई चेंज नहीं आई है, ठीक है। अगर ज्वेलरी खरीदी होती तो ऐड हो जाती, अगर ज्वेलरी माइनस हुई होती तो माइनस हो जाती। माइनस बी अपनी कॉस्ट पर होती, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती ना। जैसे जब आप फिक्स एसेट का वो बनाते हो, लेजर बनाते हो, तो उसको किस पर लेकर चल रहे होते हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट, अनटिल एंड अनलेस रीवैल्यूएशन नहीं कर लिया तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है। अच्छा जी, शेयर इन XYZ कंपनी। XYZ कंपनी में हमारे पास एक 10 लाख रुपए के शेयर थे, ऐसे ही था ना। 1 मिलियन के शेयर थे, इसकी एडजस्टमेंट पढ़े जरा। उसने कहा इस 1 मिलियन में से 2 लाख के शेयर हमने बेच दिए हैं 3.5 लाख रुपए के, तो माइनस तो 2 लाख ही करना पड़ेगा ना जी। जो करंट कॉस्ट है जाहिर है उस पर ही होगी, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। देखिए ना, ये उसकी एग्जांपल आ गई ना कि भाई ये हमने शेयर खरीदे हुए थे 10 लाख रुपए के, इसमें से 2 लाख के शेयर कॉस्ट की बात हो रही है, हमने 3.5 के बेच दिए। अब बाकी शेयर कितने के बचे? 8 लाख। हिस्टोरिकल पर ही रहे ना, उसमें से हमने माइनस क्या किया है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ही माइनस किया। देखें, लेकिन अगर हम कहते कि हमने कुछ शेयर और खरीदनी है इस कंपनी के 5 लाख के, तो वो तो नई कीमत पर आए होंगे, तो 10 के लाख के पहले थे, 5 लाख क्या हो गए, तो फिर हम 15 लाख कर देते जी। वो जब बाद में कभी डिस्पोजल होगा तो उस वक्त देखेंगे। ये बात समझ आ गई नहीं? अच्छा जी, आगे चलें। कैश 22,60,000 और कैश बैंक, ये क्या आ गया? नहीं, बैंक उसने दिया हुआ था 475, बाकी कैश डाला हमने, ठीक है ना। वो तो ओपनिंग तो उसमें चला गया ना, वो तो सारा कुछ आ गया। देखिए ना, जब ये वर्किंग आप कर रहे हैं, तो इसमें ओपनिंग तो आ गया ना। 35 लाख हमने ओपनिंग ले लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है? 27,35,000। तो ये हमने 27,35,000 असल में ये वाली फिगर यहाँ डायरेक्ट कोट कर देनी चाहिए, इसको डिलीट कर देना चाहिए। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, और अगर अलग अलग दिखाना है तो 27,35 में से 475 ये माइनस किया और फिर बैंक में 475 दिखाएं। बात समझ आ रही है ना? तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 27,35 ही आ जाएगा। इसका मतलब है इस बंदे की वेल्थ हो गई है 10.91 एसेट साइड, और इसकी लाइबिलिटी साइड 1 मिलियन थी, उसमें से 5 लाख हमने वापस कर दिया हुआ है, वो माइनस किया, नेट वेल्थ आ गई 10.41। पहले कितनी थी नेट? 10 थी। वेल्थ में इजाफा हुआ है 4,10,000 का। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ने ये बताना है वो 4,10 कहां से है। बात समझ आ रही? एक है वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है, हमारी वेल्थ पिछले साल 10 मिलियन थी, इस साल के सारे इंपैक्ट डालकर 4,10,000 रुपए का वेल्थ में इजाफा हुआ है। बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, कुछ जो पैसे हमने कमाए हैं वो खर्च भी हो गए, ठीक है ना। अब 4,10 कहां से आए हैं? अगरचे ये इसके अंदर ही समझ आ रही है बात कहां से आए हैं, लेकिन लॉ कहता नहीं, इसको अलग से बताएं। एक वेल्थ स्टेटमेंट बनाएं और एक वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है ना। अब हम चले गए वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनी है? ओपनिंग वेल्थ कितनी थी? 10 मिलियन। ओपनिंग नेट वेल्थ एड इंक्रीज इन वेल्थ, वो ट्रांजैक्शन जो हमारी वेल्थ में इजाफा कर रही थी। एक हमने सैलरी कमाई 12 लाख की,
एक हमने गेन ऑन सेल ऑफ शेयर कमाया 1,50,000 रुपए का, अब 3.5 नहीं ले रहे, अब इसमें तो कमाया डालना है ना, क्योंकि इसमें वो इम्पैक्ट आ रहा है जो आप कह रहे थे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन एबीसी 4.5 लाख रुपया। जिन चीज़ों से हमारी वेल्थ में डिक्रीज आई, हमने टैक्स पे किया 1 लाख रुपया सैलरी का, हाउस होल्ड एक्सपेंसिव 8.5 लाख रुपया, गिफ्ट टू ब्रदर 4 लाख, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ एबीसी, ये सारा माइनस हुआ। जब इस सारे का इम्पैक्ट देखा तो हमारा आ गया 10.41 मिलियन। वही अब ऊपर से 10 माइनस करेंगे तो 4,10,000 की रिकन्सिलेशन आ गई। सारी ब्लैक एंड वाइट है हमारे पास, तो कोई मसला नहीं है, नैप शैप का कुछ नहीं, चौड़े होके फिरे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर यहाँ आता 2 लाख और वेल्थ में इजाफा होता 4,10,000 का, तो अब 2,10,000 का मसला है, ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो गई। 2,10,000 रुपया उठा के क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। 2,10,000 एसेट बियॉन्ड मीन्स आ जाएंगे, ये पिछले साल की इनकम में उठा के हम ऐड कर देते हैं, वहां खुद ही रेट फिक्स स्लैब लग जाती है। बात समझ आ रही है? तो वेल्थ रिकन्सिलिएशन का ये मतलब है कि जो इंक्रीज इन वेल्थ हुई है, क्या वो आपने जस्टिफाई कर दी है? तो यहाँ हमारे सवाल में पता चल रहा है कि ये किसी शरीफ आदमी का डाटा है जो रिकनसाइल हो गया है, किसी शरीफ का है, उस शरीफ का नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना जी। ध्यान सारा नाश्ते पे गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये क्लियर होगी बात जी। दो बातें हैं। टैक्स वाले ने सिर्फ क्या करना है, टैक्स वाले को सिर्फ एक, ये काम हर साल हो रहा है ना, पहली बात तो ये याद रखें, ये काम हर साल हो रहा है। इसका मतलब है इस साल इसने 2,10,000 रुपया कहीं से कमाया था जो इसने डिक्लेयर नहीं किया। अगर डिक्लेयर करता तो क्या होता? तो अब भी क्या करना है, मतलब फर्ज कर ले इसकी सैलरी ना 12 लाख नहीं थी बल्कि 14,10,000 थी, इसने 2,10,000 सैलरी छुपाई थी, वो यहाँ हाईलाइट हो गई आकर के, भाई तुम्हारी नेट वेल्थ जो है वो 1 लाख की पड़ी है, उधर इतनी आ रही है, 2,10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये हम आपकी इनकम तस्वुर कर रहे हैं। तो अगर ये सीधे तरीके से भी आता तो इसमें इनकम ही तस्वुर होना। नहीं, वो एडिशनल टैक्स पेनल्टी वो तो सेपरेट इशू है ना। कोई भी चीज़ आप टाइम पे नहीं करेंगे तो वो तो लग ही रहा होगा ना, वो तो ऑब्वियसली लग रही होंगी, ठीक है ना। अभी तो हम मोटी बात कर रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट, अब जब मुल्क में वेल्थ टैक्स नहीं है तो वाई वेल्थ स्टेटमेंट मांगी जा रही है। असल में वेल्थ स्टेटमेंट गवर्नमेंट का एक कंट्रोल है, ठीक है ना। और ये वेल्थ स्टेटमेंट होने की वजह से लोग परेशान हैं, और वो फिर इसका हल क्या निकालते हैं, वो पान वाला, पापड़ वाला और वो माली के नाम पे और उसके नाम पर एसेट क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं ना कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो पता चलेगा ये 20 अरब रुपया कहाँ से आया, ठीक है ना। तो वो फिर किसी पापड़ वाले के, किसी पान वाले के, किसी उसके उसमें लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सारे बड़े लोग इसी तरह ही कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कंट्रोल क्या लगा हुआ है? कंट्रोल ये लगा हुआ है। ये आपका एक प्रैक्टिस सवाल हो गया, ये एक पास पेपर में बिल्कुल सिमिलर सवाल आया हुआ है, इसको आप जाकर कर लेंगे तो ये सारा का सारा आपका एरिया कवर हो जाएगा। बस इसको अपने हाथ से गुजार लेना, ठीक है ना। एक सवाल मैंने आपको यहाँ सॉल्व करवा दिया है, बिल्कुल सेम, एग्जामिनर ने 100% सेम सवाल दिया हुआ है, पास पेपर में कोई चेंज नहीं है। उसको उठाकर एक दफ़ा हाथ से सॉल्व कर ले ताकि आपका ये मामला आज ही रिजॉल्व हो जाए। सिर्फ दो काम ट्रिकी हैं, ट्रिकी नहीं, आपने जब कैश फ्लो पड़ा हुआ है तो कोई काम नहीं है। एक कैश, क्लोजिंग कैश कैसे कैलकुलेट करना है, और एक वेल्थ रिकन्सिलिएशन कैसे बनानी है, ठीक है ना। ये अपने हाथ से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपका काम आज मुकम्मल हो जाएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, यहाँ से चलेंगे। बच्चे आप अपने वो ले लेना, मेरे से भी मिल लेना, अपने बर्तन ले लेना वापस, ठीक है। अच्छा जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आके चलेंगे।